अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। सियासतदान किसी भी मौके को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर ही जाता है। सियासतदान जहां भी हो, जिस भी हाल में हो, सियासत जरूर करता है। किसी मुकदमे का ट्रायल भी सियासी रहनुमा के पास अपने मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रखने का बड़ा अहम प्लेटफॉर्म बन जाता है। दो वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ जब अपने खिलाफ मुकदमात के लिए ट्रायल्स में पेश होते तो उस मौके पर अपने सियासी ख्यालात को भी भरपूर अंदाज से पेश करते रहे। अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपने खिलाफ जारी ट्रायल को अपने सियासी इजहार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान ने आज साइफर केस की समाअत के दौरान और मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कई ऐसी बातें की जिनसे जाहिर हुआ कि 4 माह की कैद के दौरान इस वक्त उनकी सोच क्या है। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया। वो साइफर केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा को अदालत बुलवाएंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि उनसे किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए, उनको जिस तरह पकड़ा गया ये सब एक प्लान था। 9 मई भी लंदन प्लान का हिस्सा था। नवाज शरीफ लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से पार्टी छोड़े जाने से मुताल्लिक सवाल पर साबिक चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि चंद सियासी रहनुमाओं के पार्टी छोड़ने पर शुक्र अदा करता हूं। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि वो लिख कर देने को तैयार हैं कि इलेक्शन पीटीआई जीतेगी। इससे पहले 12 अक्टूबर को साबिक चेयरमैन पीटीआई का ट्विटर हैंडल के जरिए मौक़िफ़ सामने आया था, जिसमें साबिक आर्मी चीफ बाजवा पर तनकीद की गई थी। इसके बाद इमरान खान का मौक़िफ़ या तो उनके वकला की सूरत में सामने आता रहा या फिर उनकी बहनों और अहलिया की सूरत में। मगर आज खुद इमरान खान की तरफ से कही गई बातों से वाज़ेह हो रहा है कि वो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, साइफर में डोनाल्ड लू के किरदार और सबसे बढ़कर लंदन प्लान पर आज भी उसी मौक़िफ़ पर खड़े हैं जिस पर वो जेल जाने से पहले खड़े थे। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई का जो पॉइंट ऑफ व्यू आज सामने आ रहा है वो दिखाई देता है कि कुछ दरवाजे ऐसे जिनको देखकर वो ये कह रहे हैं कि वहाँ कोई उनके राब्ते नहीं है, या वो समझ रहे हैं कि दरवाजे उनके लिए फिलहाल बंद हैं। तो जो बयान दे रहे हैं वो सिर्फ आवाम से खुद को कनेक्ट करने के लिए है। कोई पछतावा है या फिर कहीं ये पैगाम है कि मुझसे बात की जाए। पैनल के सामने सवाल रखेंगे। लिख कर देने को तैयार हूं कि इलेक्शन पीटीआई जीतेगी, मुझसे कोई मिला ना ही मुज़ाकरात किए। सरबराह पीटीआई 90 की दिहाई 2008, 2013, 2018 क्या कोई भी सियासी जमात मुज़ाकरात और मुलाकात के बगैर इलेक्शन जीत पाई? इसी पर गुफ्तगू शुरू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और जैगम खान। आप चारों का बहुत शुक्रिया। हसन निसार साहब, जो कुछ आज साबिक चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कहा गया, जो गुफ्तगू उनके जरिए मीडिया के जरिए बाहर आई, माजी क्या बताता है? बिना मुलाकात मुज़ाकरात के कोई जमात इलेक्शन जीत पाई है आज तक? देखें, जीत और हार ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो जो पिया मन भाई वाली बात है, लेकिन एक बात ज़हन में रखना, लोगों को पता होता है कौन जीता है कौन हारा है। सवाए वो सकूते ढाका वाला इलेक्शन के, बाकी टेम्परिंग पूरी ज़िंदगी में हम लोगों का एक अमूमी रवैया है। ये आप बिल्कुल ज़हन में रखना। अच्छा, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो एक बिल्कुल इर्रेलेवेंट सी थोड़ी सी बात सुन लो। मेरा बड़ा ताल्लुक था हज़ीं कादरी साहब के। मैंने एक ज़माने में मूवीज़ के लिए गाने भी लिखे हैं। तो उनकी एक आदत थी, वो मेन मार्केट में जो हजाम की दुकान थी वहाँ बैठे रहते थे। तो एक दिन मैंने उन्हें कहा, कादरी साहब तो कम केड़े वेले कर दो, इतनी मूवीज़ आप लिखते हो, गाने लिखते हो, तो क्या? तो उन्होंने मुझे कहा कि पुत्र याद रखी, मैं इत्थे कहानियां लभण आना है, जो सच नहीं जानता है और वहां आने वाले लोग जानते हैं। अच्छा, अब हमारा हजाम घर पे आता है, मेरा वो वेरी डिसेंट बॉय, पार्ट टाइम उसका मोनोपोली है यहाँ PCSIR में, ही इज़ द ओनली शॉप। तो वो पार्ट टाइम वो प्रॉपर्टी का काम करता है, वो एक और। अच्छा, मैं हमेशा, चूँकि मेरा मेल मुलाकात मेरी ज़ीरो है ना, मेरा रिपोर्टिंग का बैकग्राउंड, मैं वैसे भी कोई मर्दम बाजार आदमी हूँ। अच्छा, तो मैं उससे पूछता हूँ, उसने कहा जी कि नून लीग के हमें तो पता है, तो पता नहीं 20 साल 25 साल से ये काम कर रहे हैं, जो उनके हमदर्द हैं वो भी मेरी दुकान पे बात नहीं करते नून लीग की। तो उसने कहा जी वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो देखो, रियलिटी यही है। और
आप सब जानते हो, मेरा दावा है, ऑल ऑफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। मैं नहीं जानता केपी क्या है, मैं नहीं जानता सिंध क्या है, मैं नहीं जानता बलूचिस्तान क्या है। यहां मेरे अजीबो गरीब तरह के लोगों के साथ राब्ते, मैं वॉक पे जाता हूं, आई स्पेंड 2 आवर्स देयर, लॉट ऑफ पीपल मीट मी देयर, और एक बंदा जिसका कोई लेना देना नहीं सियासत, वो मैनू कहता सर वो इत्ते किसे होर किसे दा तो वजूद ही नहीं हैगा। अब नतीजा क्या निकलता है मैं वो नहीं प्रेडिक्ट कर रहा, लेकिन जहां तक उसकी इस बात का, तो इसमें कोई ब्लफ नहीं है, कोई झूठ नहीं। हसन निसार साहब आपने काफी घुमा दिया मुझे, लेकिन वापस मेरा सवाल वही है, जो सब चीजें अपनी जगह पे जैसे हैं, मगर क्या बिना मुज़ाकरात, बिना मामलात, बिना मुलाकात वो हासिल होगा जो साबिक चेयरमैन पीटीआई हासिल करना चाहते हैं? आशा, मैं तो आपको ये बात कर चुका हूं, आपने गौर ही नहीं फरमाया। सर मैंने गौर किया ना, स्ट्रेट बताएं। ये इतनी लंबी कहा, वो दरवाजा खुलेगा जो कुछ वो आज भी कह रहे हैं 4 महीने बाद? सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक हो गया। जैसे फेयर इलेक्शन में पीटीआई के हारने का सवाल नहीं पैदा होता, इसी तरह गिव एंड टेक के बगैर भी जीतने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक हो गया, ठीक तारीख है पूरी हमारी, पूरी मैं तो कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा। दुरुस्त, तारीख सब कह रही है। ठीक है शहजाद साहब, जनरल रिटायर्ड बाजवा पर तनकीद, लंदन प्लान के साबिक चेयरमैन पीटीआई अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए अब कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं, मतलब है उन्हें सियासी मुस्तकबिल की चाह ही नहीं रह गई। मेरा ख्याल है आपका सवाल जो है ना, बुनियादी सवाल जो आपने पूछा है कि क्या मुज़ाकरात के बगैर कोई हुकूमत या पार्टी जीत सकती है इलेक्शन, या हुकूमत में आ सकती है या नहीं, मैं उसमें थोड़ी सी उसको अगर आप इजाज़त दें तो डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए 99, एक तो 90 की दहाई थी, 88 से लेकर 99 तक, और 99 से लेके फिर 2008 तक जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आई, बीच में मुशर्रफ का मार्शल लॉ था। 88 से 99 तक सिर्फ 2 पार्टियां थी पाकिस्तान की जो कि मेजर पार्टियां थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आईजीआई, या फिर उसके बाद पीएमएलएन बन गई, और ये 2 पार्टियां। और ये जब एक दूसरे को गिराता था या गिराया जाता था तो दूसरी पार्टी आ जाती थी। अब ये तजर्बा उस पीरियड में हुआ है, बीच में आ गया एक बहुत लंबा दौर मार्शल लॉ का, मुशर्रफ के मार्शल लॉ का। उसके बाद जो पार्टीज आई उसके अंदर अब आप देख लीजिए 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है, जिसमें कुछ हाथ, बल्कि काफ़ी हाथ कॉन्डोलीज़ा राइस या अमेरिका का था, मुशर्रफ का था, और फिर उसके बाद उन मुज़ाकरात का था जो कि मुशर्रफ के और उस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में हुए, एनआरओ का जिक्र किया जाता है वगैरह वगैरह। उसने अब वहाँ पे कोई 2-3 चीज़ें हुई जो कि गालिबन उस वक्त, क्योंकि मैं जानता हूँ जनरल कियानी के साथ कम से कम दोस्ती का ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ बड़ी हद तक बड़ी क्लोजली जानता हूँ चीज़ों को, उनकी हद तक मेरा 2-3 चीज़ों ने बहुत बॉदर किया पूरी पाकिस्तानी फ़ौज को, और शायद पाकिस्तानी लोगों को भी। गवर्नेंस एक टोटल फेलियर था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर। अब मैं ये नहीं कहता कि हमेशा रहेगा, लेकिन उस दौर में, और खौफ था कुछ करने का, और ये खौफ ये था कि पता नहीं हम कब तक रहेंगे कब तक नहीं रहेंगे। इस चीज़ ने मार दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और पंजाब से मुकम्मल सफाया हो गया। अगली कौन थी लाइकली विनर? पीएमएलएन आई, उसको जरदारी साहब ने कहा कि आरओ और पीओ का इलेक्शन था, जबकि जनरल कियानी ने कहा था कि कोई मेरा बंदा इसके करीब तरीब भी नहीं जाएगा। लेकिन जनरल कियानी का बड़ा करीबी ताल्लुक रहा नवाज शरीफ साहब के साथ, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और बाद में, जिसके अंदर के उनके साथ उनको ब्रीफ किया गया, लेकिन एक अच्छी नीयत के साथ, उस नीयत के साथ कि पहले वालों को हमने देख लिया, वो तो नाकाम निकले, अब आपसे उम्मीद लेके बैठे हैं कि आप पाकिस्तान को एक अच्छे रास्ते पे लेके चलेंगे। उन्होंने क्या गलतियां की, या 2 बड़ी गलतियां उनसे हुई उन लोगों की नज़र में जो कि गालिबन इस चीज़ के अंदर अपने फैसले रखने की कुव्वत रखते थे, अवाम नहीं, शायद दूसरे को मुक्तदरा कहते हैं। एक आ गया जनरल मुशर्रफ का ट्रायल, मना करने के बावजूद बहुत ज़्यादा उनको कहा गया कि छोड़ें, जाने दें, ये वो, उन्होंने उसको स्टार्ट कर दिया। और दूसरा मसला आ गया डॉन्स लीग का, जो कि जिसके ऊपर के फिर ये टसल स्टार्ट हुई, उस वक्त हो चुकी थी बिटवीन उस वक्त का जो आर्मी चीफ था। तो इसकी वजह से तीसरा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, और वो जो प्रोजेक्ट था वो एक ऑल्टरनेट बन के, उधर 2 पार्टियां थी, यहाँ 3 पार्टियां हो गई थी, इसलिए इमरान खान को या पीटीआई को ट्राई कर लिया गया। अब उसका जो फेलियर था वो 9 मई की शक्ल में आया आपके सामने। तो अगर मैं ये कहूँ कि तीनों पार्टियां पिछले 15 साल के अंदर पिछली 3 असेंबलियों में अपना आप दिखा चुकी हैं, तो एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती है कि जिसको 1.5 साल पहले नहीं दिया था या जिसको हटाया गया था, एक और मौका देख के दे लेते हैं।
मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि इसके बाद मुज़ाकरात की ना गुंजाइश रहेगी, ना मुज़ाकरात की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि यही 3 बड़ी मेन पार्टियां हैं, इनको अपनी सियासत के तौर पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। और वो गलतियां जो कि अवाम की नज़र में, मेरे ख्याल है वो जो ताकतें जो कि कुव्वत रखती हैं, अब उनको भी पीछे कदम उठा के उनकी तरफ जाना पड़ेगा, जो कि अवाम फैसला करेंगे कि हमारा कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं, जो इंडेक्स है, जो कि मेजरमेंट वाला इंडेक्स है, वो तब्दील हो जाएगा उससे जो कि ताकत वाले लोग हैं टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो कि ये कहेंगे कि हमें इससे क्या मिला या क्या नहीं मिला। पार्टियां ये 3 ही रहेंगी और इन 3 में से अब जो भी अपनी सियासत अच्छी खेलेगा वो शायद, या परफॉर्मेंस अच्छी करेगा वो आगे निकल जाएगा। ठीक है जी। अफसार साहब, मैं आपकी जानिब आऊं, मुझसे कोई मिला ना ही मुज़ाकरात किए। साबिक चेयरमैन PTI कह रहे हैं शिकवा कर रहे हैं, इल्तिजा है, मुतवज्जे करने की कोशिश है, ये सबको पीछे रखते हुए सिर्फ अपने वोटर से कनेक्ट करने की एक एफर्ट है। मेरा ख्याल है कि ये खुद फरेबी है एक, जो कुछ आपने कहा ये सब कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपको आज दाद देना बनती है इस बात पर कि आपने अपने इंट्रो में जितनी बातें की हैं, आपने इस्टेब्लिशमेंट पे फर्द जुर्म आयद कर दी है, आपने पाकिस्तान के तमाम निज़ाम को एक्सपोज कर दिया है, आपने तमाम इंतखाबात जितने हुए हैं और जो होने जा रहे हैं उनके बारे में जो सच है वो खोल के सामने रखती है। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस नेक काम में अपना हिस्सा डाला। सर, आप मुझसे ज्यादा शुक्रिया इस मुल्क के सियासतदानों का भी अदा करें जो दूसरे हाथ से ताली बजाते हैं जब ये ताली मुकम्मल होती है। खैर वो अब देखें ना, अब आप बैलेंस ना करें ना, आपने आज सच बोला है तो आप कायम रहें उस पे। आदमी तो साहिब ज़र्फ होना चाहिए, आयशा बख्श को भी साहिब ज़र्फ होना चाहिए। तो छोड़ें उसको, बैलेंस बाद में करेंगे। ठीक है। तो अब बात जो आपने कहा ना कि खान साहब का क्या है, मैं इसको थोड़ा सा अगर खोलूं इनकी बात को थोड़ा, इसमें से क्योंकि हमारा काम ही तजिया निगारी करना है, लोग हंसते भी होंगे हम पे, तो लेकिन मैं तजिया करने की कोशिश करता हूँ उनके अल्फाज का कि वो मिलना नहीं चाहते या मिलना चाहते हैं। मैं एक बात आज उन्होंने की है मजीद, वो उन्होंने कहा है कि 9 मई का जो सानेहा है वो नवाज शरीफ ने करवाया। इसमें एक बात तो तय हो गई ना आज कि 9 मई को जो हुआ वो बुरा हुआ। खान साहब ने भी ये मान लिया, आज तस्लीम कर लिया कि 9 मई को जो हुआ वो बुरा हुआ, वो गलत हुआ, वो गैर कानूनी था, वो नहीं होना चाहिए था। अब सिर्फ फर्क ये है कि एक तरफ ऑडियो विजुअल एविडेंस है, टेक्स्ट मैसेजेस हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं, गवाहान हैं, शहादतें हैं ऑन द ग्राउंड, जिनकी बुनियाद पे इस्तगासा एक केस बना रहा है इमरान खान और दूसरे लोगों के खिलाफ। और दूसरी तरफ इमरान खान का इल्ज़ाम है अपने सियासी मुखालिफ के ऊपर। तो आप उसको देखें, वो इल्ज़ाम, वो वाक़या कब हुआ, ये तय हो गया ना कि 9 मई को गलत हुआ, कब हुआ, तो फिर वो कौन सा दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, वो दरवाज़ा कौन सा खुलेगा इन बातों के बाद, जब वो उनको इतनी अक्ल नहीं है कि मैंने कहना क्या है और करना क्या है। और अक्ल के अलावा देखिए, नीयत की बात बड़ी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये बात बहुत दुरुस्त है। कैसे कि आप आज फिर कह रहे हैं जनरल बाजवा ने, मैं जनरल बाजवा को अदालत में लाऊंगा, आपकी इस बात पर एतबार कौन करे? बात एतबार की, आपकी नीयत पे एतबार किसी को नहीं है। आपने आज, मैंने अभी आपको बताया कि आप नवाज शरीफ पे जब इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली आप मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को भी इल्ज़ाम दे रहे हैं। और दूसरी बात यह कि आपकी बात पे एतबार कौन करे? अभी आप कह रहे बाजवा को मैं अदालत बुलाऊंगा, 3 दफा वजारत उज़्मा से उतरने के बाद इन्होंने उससे खुफिया मीटिंग्स की ऐवान सदर में और लोगों से छुपाया, बाहर लोगों को, बच्चों को गुमराह कर रहे थे कि ये गद्दार है, ये वो उम्र यार कह रहा हूँ, उम्र यार भी शायद हो जनरल बाजवा, लेकिन वो क्या कह रहे थे कि ये वो जो बंगाल और दक्कन मीर सादिक, मीर जाफर कहते रहे और फिर एक्सटेंशन भी ऑफर किया दोबारा लास्ट टाइम पे। मीर जाफर, मीर सादिक, मीर जाफर है, मीर सादिक हैं, पता नहीं क्या क्या कहा उनको, लेकिन साथ लाइफ टाइम नहीं, एक्सटेंशन नहीं, सिर्फ लाइफ लॉन्ग एक्सटेंशन, जो पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में शायद जूलियस सीजर को मिली थी, उसके बाद जनरल बाजवा को ऑफर हुई है। तो ये आप अंदर खाते ये कर रहे हैं, बाहर बच्चों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि गाली निकाल लो, लोगों के घरों पे हमले कर दो, इनकी बदनाम करो। तो ये एतबार जो खोना है ना, साख देखिए, साख बड़ी अहम चीज़ होती है। साख अगर खो जाए सियासी रहनुमा और वो ताकत के इस तरह मराकज़ और पाकिस्तान में जो हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो आपकी बात पे यकीन कौन करेगा?
मेरा नहीं। अफसार साहब, अगर मैं मुख्तसरन, आपने कहा जो कुछ उन्होंने कहा है ये खुद फरेबी है, ये अपने साथ फरेब है या फिर कौम के साथ फरेब है? मतलब जो आज का स्टेटमेंट है उसको कंक्लूड किया जाए तो इस गुफ्तगू का क्या मतलब लिया जाए? देखिए, कौम के साथ फरेब तो है ही है ना, अपने साथ ये फरेब, खुद फरेबी है कि वो इतना झूठ बोल चुके हैं और मुसलसल झूठ बोलते हैं, उन पे एतबार उनके अपने नहीं करते। उनको जो गोद में उठा के खिलाते रहे ना, वो खिलाते मतलब जो उनको खिलाते रहे हैं, वो भी उनका एतबार नहीं करते। आपको ये भी मैं बता दूं एक राज की बात। अच्छा। वो भी कहते हैं ये काबिल एतबार नहीं है, इनके पास कोई जाता ही क्यों है। तो मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि उनका एतबार ही जब खो चुके हैं तो उनकी बात पे एतबार कौन करे। तो इसलिए वो खुद जब ये बातें करते हैं ना, तो ये खुद आवाम को तो फरेब दे ही रहे हैं, अपने आप को भी फरेब दे रहे हैं कि मैं एक और झूठ बोलूंगा तो लोग सच समझेंगे और लोग मुझ पे एतबार करना शुरू हो जाएंगे। लोग अब वो जो उनको लाए थे वो एतबार नहीं कर रहे। ठीक है, मैं यही सवाल है कि ज़ैगम साहब एक तो बताइएगा साख या एतबार कितना बचा। और आज की गुफ्तगू कंक्लूड करते हुए जो उन्होंने इल्जाम लंदन प्लान की बात की, जनरल बाजवा पर तनकीद की, क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई के ऐसे बयानात लाडले को वाकई लाडला प्लस बनाने का सामान पैदा नहीं कर रहे हैं? इस वक्त इमरान खान के बयानात से तो फर्क नहीं पड़ता। लाडला जिसने बनना है बन चुका, और जो लाडला अब नहीं रहा वो नहीं रहा। तो अगर वो कह रहे हैं कि उनसे कोई नहीं मिला और किसी ने मुज़ाकरात नहीं किए, तो इसका मतलब है कोई नहीं मिलना चाहता और कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। ये वाज़ेह बात है। और इसका मतलब ये भी है कि उनसे जो बात होगी अब वो अदालती अमल के बाद होगी, जैसे कि नवाज शरीफ के साथ हुई थी। जब तक अदालती अमल अपना प्रोसेस मुकम्मल नहीं कर लेता, पाए तकमील तक नहीं पहुंचता, उनसे बात शायद नहीं होगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वो अपने साइफर के केस को भी कानूनी अंदाज की बजाय सियासी अंदाज से लड़ना चाह रहे हैं। उनको मालूम है कि कानूनी अंदाज से लड़ने में शायद कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, वो कमज़ोर भी हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल भी है। और इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा बाजवा को बुलाएंगे, चलें एक बात, और वो कहते हैं कि अमरीकी सफारत खाने को बुलाएंगे। आपको मालूम है कि किसी सफीर को आप बुला ही नहीं सकते अदालत में, चाहे उसने चौक पे कत्ल भी किया हो, उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है। बाकी अपनी जो राय है, अमरीकी सफारत खाना ही नहीं, अमरीकी वजारत खारजा भी और अमेरिका की प्रेसिडेंसी भी वो बयानात के जरिए से अपना रिएक्शन दे चुकी है। अब मसला कहां पे है? अगर आप पाकिस्तान की तारीख को देखें तो 1957 जब अयूब खान ने बगावत की थी, उस वक्त से लेकर आज तक सिर्फ 6 साल ऐसे हैं, 1971 से 1977 तक, जब आप कह सकते हैं कि आपके पास प्योर डेमोक्रेसी थी। प्योर डेमोक्रेसी के मतलब कि आइन के मुताबिक एक लिहाज से मुल्क चल रहा था, सिविलियन सुप्रीमेसी थी। उसके अलावा तमाम तर तारीख में या तो हमारे पास प्योर मार्शल लॉ रहा है या हमारे पास दो मुख्तलिफ तरह की हाइब्रिड हुकूमत रही है। एक हाइब्रिड हुकूमत वो जो मार्शल लॉ के दरमियान में बना दी जाती है इलेक्शन करके, और दूसरी वो जब मार्शल लॉ नहीं होता लेकिन हुकूमत तो बनती है जमहूरी, वो मुकम्मल जमहूरी होती नहीं है, ठीक, उसमें एक डिफेक्टो पावर भी मौजूद होती है। इसी चीज को तब्दील करने के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया गया था और तमाम सियासी जमायतें खत्म हुई थी, और उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को पीछे धकेलने के लिए ही ये तब्दीली प्रोजेक्ट को लाया गया था। ये इमरान खान साहब का ही कारनामा है कि उन्होंने हाइब्रिड सिस्टम को मजबूत किया, हाइब्रिड सिस्टम को खत्म करने की कोशिश को नाकाम किया। अब 2016 के बाद से हम अपनी गवर्नेंस के एक मुख्तलिफ दौर में हैं। सही, जिस तरह के 2018 में इलेक्शन हुए थे वैसे ही 2024 में होंगे। ठीक, मेरे ख्याल में ये सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। उनकी मकबूलियत ना होने के बावजूद भी वो इलेक्शन जीत सकते थे अगर वो 9 मई वाला कारनामा ना करते, जिसके लिए आप वो लंदन प्लान बता रहे हैं। यानी उनकी पूरी पार्टी जो है वो नवाज शरीफ के मातहत हो गई थी, उनके सारे लीडर, उनके सारे वर्कर, उन्होंने लंदन प्लान बनाया, उन्होंने इन सबको निकाला। उन्होंने पीटीआई के वर्कर्स को कहा कि एक ही दिन में 50 मुख्तलिफ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे जाके यलगार कर दो। मतलब ये कैसी बात है? इस वक्त उनकी पार्टी तकसीम हो चुकी है, 3 हिस्सों में तकसीम है।
लीडरशिप उनकी या भाग चुकी है या जेलों में है। ज़ैगम साहब कतई कलामी की वसाइल माजरत, उनके वो पास कहते हैं अच्छा जमा है जो करना चले मुमकिन गए नहीं हैं, है। बहुत ठीक हुआ है। आप उनके माइंड को, जो आज का स्टेटमेंट है उसको सामने रखें, 4 माह उन्हें अंदर हो गए हैं, उनका माइंड कहाँ खड़ा है? वो पॉलिटिक्स लर्न कर रहे हैं या वो कुछ और ही कर रहे हैं? देखिए ये तो वाली बात है ना, इन्हीं इलेक्टेबल्स के वो पीछे गए थे। 50% उनकी पार्टी में जो एमएनएस थे वो इलेक्टेबल थे, और उनके पीछे किस तरीके से गए थे? उनको जहाजों में भर भर के लाया गया, ऐसा ही है। उनको खुद भी जाके इन्होंने मनाया था, उनको उन्होंने मफलर डाले थे, उनके आने की खुशी मनाई थी, उनको विजारतें दी थी, उन्हें पार्टी में ओहदे गए थे। बिल्कुल। अब एकदम से वो कैसे बुरे हो गए? वो खुद ही छोड़कर गए हैं। क्या कोई ऐसा भी है जिनको इन्होंने निकाल दिया हो, इन्होंने कहा हो कि ये इलेक्टेबल है, मुझे नहीं चाहिए, ये चला जाए? इन्होंने तो नहीं निकाला ना। अब उनके पास पॉपुलैरिटी अपनी जगह, देखिए मैं समझता हूं केपी में तो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है उनकी, पंजाब में भी काफी है, लेकिन उस पॉपुलैरिटी को वोट में तब बदलने के लिए जो उनको पार्टी चाहिए, जो पार्टी की ताकत चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, जो वसाइल चाहिए, जो लीडर चाहिए, वो सब मयसर नहीं है। इस वक्त मुमकिन नहीं है कि वो इलेक्शन कम से कम मरकज में जीत पाए। इस वक्त मुमकिन नहीं है। पॉपुलैरिटी बेशक हो मगर अंगूर खट्टे हैं वाला मामला है। ज़ैगम साहब कह रहे हैं ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ की। वो चाह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जब तक लंदन में मौजूद रहे तब तक नून लीग के लिए उनकी पाकिस्तान आमद तुरुप के पत्ते की सी रही। नून लीग के पास हर माशी और सियासी मसले का एक ही जवाब होता कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे। 21 अक्टूबर वतन वापस पहुंचने से पहले ही नून लीग ने नवाज शरीफ को अगला वजीर आजम करार देना शुरू कर दिया। मीनारे पाकिस्तान लाहौर के जलसे में भी जब वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगे तो नवाज शरीफ ने मुस्कुरा कर ही इनका जवाब दिया। इत्तलात के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने चौथी मरतबा वजीर आजम बनने का फैसला अब तक नहीं किया है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी क़यादत के साथ ऐसे किसी इरादे का इजहार भी नहीं किया। तहम कहा जाता है कि नून लीग बहैसियत सियासी जमात चाहती है कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम का ओहदा संभालें। ये ऐसे लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम होगा जिन्होंने नवाज शरीफ को 2017 में वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया था। पार्टी नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाएगी और फिर ये उन पर मुनहसर होगा वो किस वक्त इस्तीफा देकर किसी और को वजीर आजम नामजद कर दे। नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है और नून लीग के हल्के भी ये बात तस्लीम करते हैं कि नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के दौरान उनके एस्टैब्लिशमेंट के साथ तल्ख ताल्लुकात की तारीख रही है। शायद नवाज शरीफ को भी जल्द एहसास हो जाए कि मुल्क में गुज़श्ता 6 से 7 साल के दौरान आखिर हो क्या रहा है और ज़मीनी हक़ाइक़ हाइब्रिड निज़ाम के हक़ में तब्दील हो चुके हैं। अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश करने और ओहदे से हटाकर नाअहल कराने वाले जर्नैलों और जजों के एहतिसाब के हवाले से नवाज शरीफ पहले ही अपना बयानिया तब्दील कर चुके हैं। अब उनका बयानिया मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के गिर्द घूम रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम बनाने का नारा इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए लगाया जा रहा है, या फिर नवाज शरीफ खुद अपना ही सियासी रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाकर चौथी बार मुल्क के वजीर आजम बन जाएंगे। इसी पर पैनल से सवाल, क्या नवाज शरीफ हाइब्रिड निज़ाम के तहत वजीर आजम बनना कबूल कर लेंगे? हसन निसार साहब। ये कर लेंगे, मैं ये मुझे इसमें इतराज है। बहरहाल आपकी मर्जी। नवाज शरीफ तो पाकिस्तान तशरीफ लाने से पहले सब कुछ कबूल कर चुके हैं, वरना इनकी वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अंदाजा लगाओ, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे 3 बार का वजीर आजम किया हुआ, कमाल कर रहा है। वो बैठा है टिक के वहां। या बाज़ औक़ात बंदा निभाने के लिए ही कर गुजरता है, नहीं कतन नहीं। ये सब कुछ तय शुदाना होता है। अगर वो कर लेंगे वाली कौन सी बात, वो कर चुका है कब का। And that is the way it is. नहीं, आप मैंने जो ऊपर हाइब्रिड जब निजाम की बात की तो आप कह रहे हैं कि वो खुद से सरेंडर करके सब कुछ आए हैं, वो वोट को इज्जत दो का मामला कहीं बैक एंड पे रहेगा। वोट को इतनी इज्जत मिल चुकी है कि वोट को बदहज़मी हो गई है, हैजा हो गया है, कैंसर हो गया है वोट को। वोट को इज्जत दो, वोटर को लूट लो। ये तो जो भी करता है मुझे घिन आती है इस तरह की बात ना। कभी मैंने इसको डेमोक्रेसी माना है, यार पता नहीं, हम लोग फैशन दादा से लोग हमें लग रहा है कभी ना कभी ठीक हो जाएगा।
लॉजिक ये है 75 साल में जो हुआ है 175 साल में भी नहीं होना। नहीं सर, इंशाल्लाह जल्दी लगे हुए बिलीव रखें होगा जी। ठीक है, अल्लाह ने चाहा, इंशाल्लाह का मतलब जानते हो आप? अल्लाह ने चाहा। हाँ। अल्लाह के चाहने ना चाहने के कुछ उसूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं। ठीक, बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो, और मोमिन होना बहुत बड़ा अजाब है। इसीलिए आज फजलुर रहमान कहता है हमारी आवाज बड़ी तवाना है, तेरी आवाज डंड बैठ कर लाती है। आवाज की तवानगी क्या करती है? वहां देखो जो हो रहा है गजा में। ठीक है, सौदे बेचते हैं। सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत खौफनाक है ये। ठीक, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह हमें नहीं चाहता, दुरुस्त, शराइतें सही है। चलें। अफसार साहब, पनामा से अकामा, नाअहली, एवनफील्ड, फ्लैगशिप, अल अजीजिया में सजाएं कैद, सब के बावजूद अगर नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन गए तो क्या इदारों के जरिए सियासतदानों की सियासत खत्म करने के तस्वुर की नफी हो पाएगी? आप मुख्तसरन बताएं, आप के ख्याल में होगी नफी, और क्या हाइब्रिड निज़ाम के तहत नवाज शरीफ को कबूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मुख्तसरन बताएं। सर, अगर अवाम के वोट से वजीर आजम आ रहा है तो उसके अपने ओथ के मुताबिक वही करना चाहिए जो उसका ओथ कहता है। अब आप इस बात पे कायम रहेंगी, आप भी और दूसरा मीडिया भी, अगर नवाज शरीफ अवाम के वोटों से आया और फिर आके उसने सिविलियन सुप्रीमेसी की बात की या आइन और कानून की बात की, तो क्या आप और वो मीडिया जो पिछले 15 साल से जिसको चाबी दी गई और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बिठाए गए लोग ये कहने के लिए कि नवाज शरीफ की तो किसी से बनती नहीं है, नवाज शरीफ तो हर आर्मी चीफ से लड़ पड़ता है, ये नहीं बताते हम लोग कि आर्मी चीफ की कभी किसी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं बनी, लियाकत अली खान से लेके तो अब अनवारुल हक काकड़ तक, ये बताएं मुझे। अफसर साहब, अभी ये वजीर आजम शहबाज शरीफ की तो बड़ी अच्छी बनी थी और मैंने अपनी बयानिए में भी ये नून लीग के हल्के ही कोट किए, नून लीग के अंदर खुद ये गुफ्तगू होती है। अभी वजीर आजम शहबाज शरीफ थे, वो तो बड़ी जबरदस्त तरीके से अपनी इत्तेहादी हुकूमत भी लेके गए। मुख्तसर रखें, मुख्तसर रखें, क्योंकि आपने मुझे टाइम 2 मिनट देना है, उसमें 1.5 मिनट आपका सवाल होता है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं समझ गया आपकी बात, क्या हम नवाज शरीफ को ताने नहीं देते फफे गुटनियों की तरह? क्यों है मीडिया ऐसे करता काम? पहले तो आप उसको बिल्कुल मुसलसल आप ताने देते हैं किसी भी सियासी वजीर आजम को कि तू तो लेट गया, तू तो कॉम्प्रोमाइज कर गया, तू तो बिक गया, तू तो वोट की इज्जत को बेच दिया। अगर वो खड़ा हो जाए फिर आप कहते हैं तेरी बनती किसी से नहीं, तेरी बनती किसी से नहीं। फफे कुटनी क्यों बनते हैं हम? एक तरफ क्यों नहीं रहने देते? हम क्वेश्चन क्यों नहीं करते इसको? पिछले 7 साल से इस मुल्क में पिछले 7 साल से हाइब्रिड निजाम है। सर, हमारे सियासतदान कमजोर हैं तो क्यों है? क्यों क्वेश्चन नहीं करते? पार्लियामेंट को कमजोर क्यों करते हैं? आइन के मुताबिक तो पार्लियामेंट सबसे मौसर और इफेक्टिव इदारा है, मगर हम उसको तलाश करते हैं कि वो पार्लियामेंट किधर है। कोई भी पार्लियामेंटेरियन अपने इलाके से मुंतखब होता है तो उसका डेरा इस्लामाबाद है, लाहौर है, कोयटा है, पेशावर है या कराची है। अपने इलाके और हल्के में तो कोई मिलता है ना नजर आता है, तो किसको पूछेंगे? हमें कहना चाहिए अपने नुमाइंदों को कि आप खड़े हो जाएं, आप मत माने, आप ग्राउंड रियलिटीज को डिनाई कहें ना, फिर आप खड़े हो ना। वोट किस लिए दिया जाता है साहब? वोट इसलिए दिया जाता है कि खड़े हो जाएं। बता तो रहा हूं आयशा साहिबा, मैं बता रहा हूं ना। आपने भी कहना है, मैंने भी कहना है, सबने कहना है, और लड़ पड़ा और इसको काम नहीं करना आता, इसका टेम्परामेंट नहीं है, ये तो बना के नहीं रख सकता। हम नहीं कहते रहे 12 साल, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि 12 साल से हम लगे हुए हैं ये बताने के लिए। और उससे अभी इमरान खान के साथ क्या किया हमने? अभी करें ना सपोर्ट इमरान खान को, उसका नाम ले, उसे कहें 9 मई उसने ठीक किया। आप अगर ये चाहते हैं 9 मई को कोई नहीं कहेगा ठीक किया है ना, 9 मई ठीक था ना, 9 मई ठीक था, 9 मई हुआ क्यों, कैसे हुआ? असल में तो उसके रूट कॉज तक पहुंचने की जरूरत है। चले मैं रूट कॉज आपको बता देता हूं। चले मुझे ब्रेक पे जाने की इजाजत दें, आप इसकी रूट कॉज भी मुझे ब्रेक पे जाना। देखें, ऐसे ना करें। नहीं सर, ब्रेक पे जाना है, अभी ब्रेक का वक्त है। ऐसे ना करें आप ऐसे ना करें आप एक ब्रेक पे जाना है। अफसार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और ज़ैगम साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रहेगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। चौथी बार मुल्क का वजीर आजम बनना, शहजाद चौधरी साहब, नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट के सहूलतकारों के लिए भी कोई पैगाम होगा? अच्छा, मैं बड़ी अच्छी बहस थी आपकी और अफसार की, और हसन साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मिसाल के तौर पे अगर आप कुछ देर के लिए ये भूल जाएं कि पाकिस्तानी फ़ौज का इतना असर रसूख है और इन्वॉल्वमेंट है और इंटरवेंशन है पाकिस्तानी सियासत के अंदर,
एक लम्हे के लिए इसको छोड़ दें। और सिर्फ ये एक वाहिद मसला नहीं है पाकिस्तान का मसला अवाम की फलाह और सियासत के वो 99% और काम हैं जो कि इन सियासतदानों के हाथ में होते हैं, वज़ीर आज़मों के हाथ में होते हैं। तो मुझे ये बता दें कि ये जो 70% पॉपुलैरिटी लेके इस वक्त बैठे हुए हैं, चाहे वो जेल में चाहे वो बाहर हैं, इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिसके अंदर के पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की मईशत या मुआशरत को 4 चांद लगा दिए? मुझे ये बता दें इस चीज़ को। मैं अफवाज पाकिस्तान या उनको जो भी इंटरवेंशन है उसकी मजम्मत करता हूँ, जब हुई उसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन मुझे ये बता दो कि ये यहाँ पे हमने क्या किया, जो काम करने वाले थे उसको छोड़ दो, सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं मिली हमें। लेकिन ये क्या कि मेरे अपने जो असासे हैं वो 18,000% और 15,000% बढ़ जाएं, लेकिन ये जो 70% पॉपुलैरिटी है मुझे ये काम ना करने दे जो कि 99% लोगों के लिए है। मैं 5.5 लाख या 5 या 6 जर्नलों के पीछे पढ़ के अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दूं। तो ये वो बुनियादी चीज़ है जिसको के अच्छा अब आ जाते हैं आप अगले सवाल के ऊपर। देखिए, शहबाज शरीफ साहब छोटे भाई हैं, उन्होंने 16 माह के अंदर अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया रियासत के लिए। क्या बड़े भाई, मैं सवाल छोड़ रहा हूँ, क्या बड़े भाई अपनी साख कुर्बान कर रहे हैं रियासत के लिए? और अगर साख कुर्बान कर रहे हैं रियासत के लिए तो फिर मुझे भी और अफसार को मिलके इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि साख कुर्बान हो रही है रियासत के लिए। अब रियासत जो भी है, रियासत को उस डेफिनेशन में ले जाओ जिसमें तो बड़ा ही नेक काम है, लेकिन जब रियासत को उस कोने में डाल देते हो जिसके अंदर डरबा है और उस डरबे के अंदर सिर्फ चंद जर्नैल हैं, तो फिर आपको लगता है कि हैं बिक गए। क्यों बिक गए? 2-3 वजूहात आपको बताया। तो मेरी पहली गुजारिश, पहली ख्वाहिश ये होगी नवाज शरीफ साहब से कि इस वक्त अपना कैरेक्टर दिखाने की ज़रूरत है और कह दें कि मैं वज़ीर आज़म इस तरीके से नहीं बनूंगा जिस तरीके से मुझे बनाया जा रहा है या जिस तरीके से हवा चल पड़ी है कि मैं बन रहा हूँ। ठीक, लेट अ यंगर लीडरशिप इमर्ज आउट ऑफ दिस पार्टी। ठीक, लेट दोज पीपल कम अप। जो यंगर से मुराद ये नहीं है कि कोई बेटी या भतीजा या कोई और भांजा या कोई और भाई सामने आ जाए। सही, काबिल लीडरशिप, और शायद वो ये चीजें तब्दील कर दें जिसकी शिकायत अफसार साहब को है। ठीक हो। पहला काम हमारा ये होगा, हम सब का जो इस पैनल पे बैठे हैं, मेरे समेत अफसार साहब का, हसन साहब का, जिस दिन ये हमारी सियासत ने अपना काम किया, हम सबसे पहले दीवार बन के खड़े होंगे उस मुक्तदरा के आगे के जो कि इसके अंदर इंटरवेंशन करना चाहते हैं। दुरुस्त हो गया। ज़ैनब साहब, कंक्लूड कीजिएगा, क्या नवाज शरीफ हाइब्रिड निज़ाम के तहत वज़ीर आज़म बनना कबूल कर लेंगे या एक शहजाद साहब ने राय रखी? देखिए, मैं भी सिविलियन सुप्रीमेसी के साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा था। अब सवाल ये है कि हमारे जो हुक्मरान हैं मुंतखब, उनके खड़े होने का मतलब क्या है? उनके खड़े होने का मतलब टक्कर मारना है या कुछ और करना है? मुझे नवाज शरीफ साहब ये बताएं कि 2013 से 2018 तक वो कौमी असम्बली में कितनी दफ़ा गए? उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करने के लिए क्या किया? ये मुक्तदरा के सामने पार्लिमानी सिस्टम ने, कौमी असम्बली ने, सेनेट ने खड़ा होना था या नवाज शरीफ की जात ने खड़ा होना था? मुझे वो ये बताएं कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट मजबूत बनाने के लिए क्या किया, अपनी पार्टी को गांव की सतह पर ले जाने के लिए क्या किया। तो क्या मुक्तदरा के सामने पाकिस्तान की जमहूरियत ने खड़ा होना है, पाकिस्तान के वोटर ने खड़ा होना है या शरीफ खानदान ने खड़ा होना है? ये सब उन्होंने जब नहीं किया, जब उन्होंने सिविलियन अदारों को ही मजबूत नहीं किया, गवर्नेंस को ही ठीक नहीं किया, तो फिर जब वो अकेले खड़े होंगे और अकेले टक्कर मारेंगे तो अपने सींग ही तुड़वाएंगे ना। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त तो वो सिपाहे पासदाराने हाइब्रिड सिस्टम बने हुए हैं और आप ये कह रही हैं कि क्या वो हाइब्रिड सिस्टम के तहत वजीर आज़म बनना कबूल करेंगे? तो भाई वो क्या लेने आए हैं यहाँ? क्या वो इनकलाब फ्रांस बर्पा करने आए हैं? क्या जो स्क्रिप्ट है वो हम सबके सामने नहीं है? हमें नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ना सिर्फ हाइब्रिड सिस्टम को कबूल कर चुकी है, वो उसकी मुहाफिज बन चुकी है, वो उसको कानूनी शक्ल दे चुकी है। जो इनके 16 माह हुकूमत से पहले जो चीज डी फैक्टो थी, यानी कानूनी नहीं थी, गैर कानूनी वो ताकत थी, आइन से मावरा ताकत थी, उसको ये कानून के अंदर लिख चुके हैं। तो ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। इनकी मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है कि इनके पास अब वो मकबूलियत नहीं है।
ये एक प्रोजेक्ट बनकर आ रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि इन्होंने तख्त और ताज अपनी साहिबजादी को आगे ट्रांसफर करना है। इस वक्त वो रिस्क नहीं ले सकते। ज़िया साहब कह रहे हैं कि रिस्क नहीं ले सकते, मकबूलियत नहीं कबूलियत है और यही उनकी मजबूरी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। चारों मेहमानों का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।